हेलो टू ऑल। ये है बीपीएससी टीआरई के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें 18 प्रैक्टिस सेट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं सॉल्व किया करूँगी, देन उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। तो इसमें मैंने स्टार्ट भी करा दिया था। तो अब मैं सोच रही हूँ इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा से ही करूँ, क्योंकि जैसे कि 10 कर दिए क्वेश्चन, 12 कर दिए, इस तरह से मैं करूँगी। तो ये मैंने कहाँ तक करा दिया था मैं आपको बताती हूँ। मैंने 83 तक क्वेश्चंस करा दिया था लास्ट। अब मैं कराऊंगी 84 क्वेश्चन। तो 84 क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। मतलब इसमें नहीं पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से। तो इसका आंसर होगा क्या सही नहीं है। तो ये दोनों सही हैं, बट थर्ड नंबर का गलत है, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो जब आग लग जाती है तो चारों तरफ दौड़ा नहीं जाता है, तो जहाँ पे हैं वहीं रुक जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए। तो ये हो जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ 84। तो मैं इसको सॉल्यूशन बताऊँगी। इसमें सॉल्यूशन दे रखा है कि अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो निम्नलिखित कार्य कीजिए। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लीजिए। नोट में है, कपड़ों में आग लगने पर कभी भी चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना चाहिए। तो 84 का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कोड की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो इनमें आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का अवसर मिले। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। डी ऑप्शन है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। तो इसका आंसर पूछा गया था कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा A और D। मतलब कि एक तो ये A वाला हो जाएगा ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, और हो जाएगा D ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वालों के लिए ही नहीं होते हैं ये स्कूल, और सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का। ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव आंसर हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको शेयर करूँगी। ये है इसका सॉल्यूशन 85 का। एक राजकीय स्कूल या पब्लिक स्कूल एक प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल है जो सभी छात्रों को बिना किसी शुल्क के शिक्षित करता है। मतलब कोई शुल्क नहीं लेता है, फ्री में उनको शिक्षित किया जाता है। ऐसे स्कूलों को पूरी तरह या आंशिक रूप से कराधान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उनका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को पढ़ने और सीखने के अवसर प्रदान करना है, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ सीखने का मौका मिल सके। और फ्रेंड्स, ये जो बच्चे होते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके, और समावेश के आधार पर मतलब इनको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन से देशभक्त थे जिनकी जेल में ही भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई? तो आंसर है जतिन दास। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 86, उसमें ये दे रखा है जतिन दास की भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई। इनकी जो भूख हड़ताल थी वो कब शुरू हुई थी? 13 जुलाई को हुई थी। 13 जुलाई को 1929 को शुरू हुई थी, और कितने दिन तक चली थी? 63 दिनों तक चली थी। जेल प्रशासन ने उन्हें जबरन खाना खिलाने के कदम उठाए थे।
13 सितंबर 1929 को 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 88। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसमें पूछा गया है कि जो शेरशाह थे उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो आंसर है सासाराम। सासाराम में इनका मकबरा अवस्थित है। शेरशाह से सासाराम इजीली याद हो जाएगा अगर आप चाहें। सॉल्यूशन ऑफ 88। सॉल्यूशन फ्रेंड्स इसका है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुग़ल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुग़ल साम्राज्य को हराया था और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका नाम शेरशाह सूरी। इसमें बोला गया है कि 13 मई 1545 ईस्वी को 13 मई 1545 को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में और 13 मई को। और कहाँ पे हुई थी? कालिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त को। तो इसका सॉल्यूशन ये है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा शासक था। ये कौन थे? गुप्त वंश का दूसरा शासक था। सेना की महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ये पहली बात तो इसमें क्या याद करने की बात थी कि गुप्त वंश के ये कौन थे? दूसरे शासक थे और ये सबसे महान शासक थे गुप्त वंश के, क्योंकि उन्होंने प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे। इन्होंने सेना के लिए काफ़ी काम किया था, तो इसलिए इसमें कहा गया है इन्होंने प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे। वह अपने पहले आर्यावर्त युद्ध और दक्षिणी अभियान के लिए जाने जाते हैं। आर्यावर्त युद्ध और दक्षिणी अभियान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई युद्ध लड़े और इस प्रकार उन्हें प्रथम वीर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है विश्व का पहला शक्तिशाली व्यक्ति। कौन सी उपाधि इनको फ्रेंड्स मिली थी? पृथ्वी प्रथम वीर। और इसका अर्थ क्या है? विश्व का प्रथम शक्तिशाली व्यक्ति। कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। इसमें कर्क रेखा के बारे में बात की गई है। जो ये कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में है, 23.5 डिग्री है और इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। तो इसका सॉल्यूशन है 90 का इसमें दे रखा है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की खींची गई काल्पनिक रेखा है। किधर से खींची गई काल्पनिक रेखा है ये फ्रेंड्स? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर और उत्तरी गोलार्ध में और भूमध्य रेखा के समानांतर। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये मैंने अभी बता दिया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इसमें नहीं दे रखा है बट मैं बताती हूँ। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और लास्ट में मिज़ोरम है। तो इतने राज्य हैं। इसकी मैंने तो ये ट्रिक बना रखी है, गरम छज पत्रम, इससे मैं बना लेती हूँ। आप लोगों की अगर कोई ट्रिक हो तो आप अपने से देख लीजिए। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो आंसर है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष में इसकी दूरी मापी जाती है। सॉल्यूशन ऑफ 91।
इसमें बोला गया है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की क्या है? इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर सकता है। ये जो प्रकाश है वो एक वर्ष में तय कर सकता है, इसलिए दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा के अन्य भागों की दूरी के लिए खगोलविद प्रकाश वर्ष या पारसेक की इकाइयों का उपयोग करते हैं। जो खगोलविद हैं वो आकाशगंगा के जो भी भाग हैं उनकी दूरी के लिए कौन सी इकाइयों का यूज़ करते हैं? प्रकाश वर्ष का और पारसेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 92 में ये बोला गया है कि फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है। मतलब ये जो पूड़ी होती है जब वो तेल में फूल जाती है तो वो तैरती क्यों है? तो इसमें यही पूछा गया है। तो क्योंकि आंसर है पूड़ी में बाष्प भरा होता है। जो पूड़ी होती है उसमें क्या भरा होता है? बाष्प भरा होता है, इसलिए पूड़ी क्या करती है? तेल में तैरती है। तो सॉल्यूशन ऑफ 92, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि पूड़ी में बाष्प भरा होता है, जो मैंने उसमें आंसर बताया था ऑब्जेक्टिव में। जब पूड़ी का घनत्व तेल से कम हो जाता है तो वह फूलकर तेल में तैरने लगती है। अब ये क्यों तैरने लगती है? तो यही तो पूछा गया उसमें। जब पूड़ी का घनत्व तेल से कम हो जाता है तो वह फूलकर तेल में तैरने लगती है, घनत्व कम होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 93। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। मतलब ये बोला गया है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जब उनको एक बार जैसे सांचे में देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक कौन से होते हैं? आंसर पूछा गया है। तो ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यही इसका आंसर है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं उनको अगर एक बार सांचे में डाल दिया तो उन्हें हीट देकर दोबारा गर्म नहीं किया जा सकता है। सॉल्यूशन ऑफ 93, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार डालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, मतलब उनको सॉफ्ट नहीं किया जाता एक बार डालने के बाद गर्म करके, तो वो कौन से प्लास्टिक होते हैं? थर्मोसेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो इसमें फिर आगे लिखा है कि बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, ऐसे प्लास्टिक का एक उदाहरण है। किसके उदाहरण है बेकेलाइट? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह है, मतलब कोई भी मनुष्य है वो दीवार पे जब बल लगाता है तो उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह है, उसमें कहा गया है कोई कार्य नहीं करता है। मतलब कि वो जो मनुष्य है वो कोई कार्य नहीं करता है। तो इसमें सॉल्यूशन देखते हैं 94 का। इसमें क्या बोला गया है? सॉल्यूशन ऑफ 94, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, मतलब उसे विस्थापित नहीं कर पाता, दीवार को अपनी जगह से हटा नहीं पाता। विस्थापित का मतलब तो यही होगा। तो असमर्थ होता है, तब वह कोई कार्य नहीं करता है। कार्य इसमें बोला गया है, कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। एवं यह राशि अदिश है। ये जो कार्य है वो कैसी राशि है फ्रेंड्स? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि वैसे फ्रेंड्स इसमें ये जो 5 इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं 5 के 5 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो ही मैं बता दूंगी। मैंने सॉल्यूशन देख के ही आंसर लगाया है, सही लगाया है, और आपको मैं सॉल्यूशन भी दिखाती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं इसीलिए। तो क्वेश्चन है टीबी से बचने हेतु तो कौन सा टीका सही है? जो टीबी जो क्षय रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, उससे बचने के लिए कौन सा टीका होता है? तो आंसर है BCG। BCG। सॉल्यूशन ऑफ 95 BCG। इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कॉलमेटे-गुरिन। क्या उसकी फुल फॉर्म होती है BCG की? रिपीट करते हैं, बैसिलस कॉलमेटे-गुरिन। बैसिलस कॉलमेटे-गुरिन। यह एक टीका है जो मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, टीबी को रोकने के लिए। टिटनेस के लिए DTT टीका लगाया जाता है। टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DTT का।
पोलियो रोग के उपचार के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। पोलियो के लिए कौन सा? पोलियो। डिप्थीरिया रोग के लिए DPT टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT। तो एक बार रिपीट करते हैं, BCG के लिए कौन सा, TB के लिए कौन सा टीका? BCG, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेटे-गुरिन। टिटनेस के लिए कौन सा टीका? DTT। पोलियो के लिए पोलियो टीका। डिप्थीरिया रोग के लिए DPT टीका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 95 तक करा दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं इस टाइप के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करवाना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 ही अभी चल रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।